Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. हेलो, दिस इज स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल में हम एक्सपर्ट्स यानी मेडिकल डॉक्टर्स जो अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड है उन्हें इनवाइट करते हैं और उनसे अलग अलग बीमारियों पे बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उस बीमारी के क्या कारण है और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उस किस तरह से उसे ट्रीट किया जा सकता है। इसी में एक अलग तरह की बीमारी है स्लीप एपनिया, जिस पर हम एक अवेयरनेस सीरीज कर रहे हैं, स्लीप एपनिया सीरीज। अभी हम जानते हैं जैसे हमारे बॉलीवुड के बप्पी लहरी, उनके रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी जो डेथ हुई थी वो ओएसए के थ्रू हुई थी, दैट्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कई लोग इसे नहीं जानते कि ये क्या कारण है, लेकिन कई बार स्नोरिंग और बाकी चीजों से इसे रिलेट करते हैं। तो आइए आज मेडी सर्कल में इस वीडियो के थ्रू हम जानना चाहते हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल से, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में। उनसे जानना चाहेंगे कि स्लीप एपनिया क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर है तो उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर विकास अग्रवाल, he holds an experience of 12 years and has conducted over 3,500 surgeries in ENT. He has also done MSFC, PS, DORL, USMLE, MBBS, and is the president of the Indian Association of Surgeons for Sleep Apnea, along with being the chairman of the Indian Association of Otolaryngology and Head Neck Surgery. डॉक्टर विकास के पास करीब 20 सालों का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ उन्होंने करीब 6,000 से भी ऊपर सर्जरीज की हैं ईएनटी में। आज उनसे हम स्लीप एपनिया के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जानना चाहेंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उनके जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है सर्जरी के थ्रू, कितने हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू मेडी सर्कल, डॉक्टर विकास अग्रवाल। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी so many thanks for inviting me here। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, लगभग 4 से 5% लोगों को सिम्टोमेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और लगभग 8 से 9% लोगों को एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। सो अगर हम देखें तो कितना बड़ा नंबर्स है इस प्रॉब्लम का, लेकिन इसको लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है इसके बारे में। जबकि स्नोरिंग हर घर में है, हर घर में एक स्नोरर है और हीरोइक स्नोरर्स भी काफी हैं जो कि रात में काफी डिस्टर्ब दूसरों को करते हैं और वो उनकी नींद खुद भी डिस्टर्ब होती रहती है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्नोरिंग और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या फर्क है। तो जब एक स्नोरर स्नोर करते करते उसकी सांस अटक जाती है, स्नोरिंग क्या है? सांस में डिस्टर्बेंस। जब सोते सोते सांस डिस्टर्ब हो रही है उसको स्नोरिंग कहते हैं, लेकिन जब वो सांस अटक जाती है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव मींस ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप मींस ड्यूरिंग स्लीप एंड एपनिया मींस सांस का रुक जाना। तो जब किसी इंसान की स्लीप, सांस नींद के समय बार बार अटक जाती है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो वो नींद डिस्टर्ब होती है सांस अटकने के कारण, और चूंकि इंसान की नींद बार बार टूटती रहती है इसलिए वो गहरी नींद में नहीं जा पाता है। और आपको भी पता है कि अगर कोई इंसान अगर गहरी नींद में न जा पाएगा तो ओवरऑल उसकी पूरी शरीर की फिजियोलॉजी खराब हो जाएगी, बिकॉज गहरी नींद में जाना काफी जरूरी है। और धीरे धीरे वो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब चीजों का शिकार होता जाएगा। और जैसे आपने बात की बप्पी लहरी जी की, तो उनका वजन भी काफी ज्यादा था। तो अगर वजन इंसान का ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है? नींद में सांस का बार बार अटक जाना स्नोरिंग के टाइम पे, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जी, और स्लीप एपनिया बेसिकली जैसे आपने बताया कि ये जिस तरह से सांस सोने के टाइम में हमारी जो सांस है वो अटक जा रही होती है, लेकिन इसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर विकास? क्या ये हेरिडेटरी है? करेक्ट। सबसे पहला कारण तो वजन का ज्यादा होना है, बिकॉज अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो उससे ज्यादा हवा की जरूरत है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान जिसके की नाक और गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसका वजन कम है, उसको कोई स्नोरिंग नहीं होती है या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, अगर उसी इंसान का वजन 20-30 केजी ज्यादा हो जाए तो उसकी चूंकि रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाएगी तो वही नाक उसके लिए छोटी पड़ने लग जाएगी, वही गला उसके लिए छोटा पड़ने लग जाएगा। और सिंपली जैसे शरीर में जब जब फैट जमा होगी तो गले में भी फैट जमा होगी,
तो गला और पतला भी हो जाएगा। अब उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और गला पतला है, तो वो गला बार बार चिपकने लगेगा। इसे कॉमन भाषा में अगर हम कहें तो वजन बढ़ना एक सबसे बड़ा कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का। लेकिन आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जिनका वजन ज्यादा नहीं भी होता है फिर भी उनको रात में काफी स्नोरिंग होती है। मेल्स में ज्यादा कॉमन है, 40 साल 50 साल के मेल्स को सबसे ज्यादा होती है। और अगर किसी के नाक में ब्लॉकेज है, किसी की हड्डी टेढ़ी है, साइनस की प्रॉब्लम है, टर्बिनेट बड़े हैं, या गले में टॉन्सिल्स बड़े हैं, जीभ बड़ी है, तो अगर वजन ज्यादा नहीं है तो भी उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है एनाटॉमी वर्सेस फिजियोलॉजी। अगर वजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और अगर किसी की एनाटॉमी ऑलरेडी खराब है तो उसको ये प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा जल्दी इसको अफेक्ट करेगी। जी। जिस तरह से स्नोरिंग को इससे रिलेट किया जा रहा है, क्या स्नोरिंग इसका एक कारण हो सकता है? स्नोरिंग करने से स्लीप एपनिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स लोग हैं जो स्नोर कर रहे होते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि आगे जाकर के उन्हें स्लीप एपनिया हो जाएगा? करेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि स्नोरिंग भी क्यों होती है। अगर आप हवा ले रहे हैं और आपका तालू वाइब्रेट कर रहा है अंदर, तो वो अगर नाक ब्लॉक है तो भी, अगर आपको सर्दी लगी तो भी स्नोरिंग होती है ना कुछ दिनों के लिए। इंसान अगर बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो भी स्नोर करता है। तो सिंपल स्नोरिंग में सिर्फ वाइब्रेशन होता है, स्टॉपेज नहीं होता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुक जाता है। तो वो कब होता है? जैसे जिसको स्नोरिंग की टेंडेंसी है, अगर उसका वजन बढ़ जाएगा तो उसकी सांस पूरी अटकनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिसको स्नोरिंग की बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है, उसको ये होने की संभावना कम रहेगी। तो जो कॉमनेस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो कॉमनेस्ट साइन हम कहते हैं वो स्नोरिंग, जो कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनको स्नोरिंग है उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आगे चलकर के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्लीप एपनिया के कोई और भी लक्षण हो सकते हैं स्नोरिंग के अलावा? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि जब आपकी रात को नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो आप दिन में सोते रहते हैं। तो एवरीबडी इज स्लीपी इन द डे। जी। तो आप गाड़ी चलाते चलाते अचानक आपका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, आपको झपकी आ जाती है, और उसी समय अगर आपको ब्रेक लगाना है और आपने नहीं लगाया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप ये समझें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कारण है वेहिकुलर एक्सीडेंट्स का, वो एक्चुअली स्लीप एपनिया, जो कि डायग्नोज नहीं हुआ है। और अमेरिका में या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें आपको लाइसेंस लेने के लिए स्लीप एपनिया का टेस्ट भी कराना पड़ता है, जो कि अपने यहाँ आज तक अभी सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं है। और आपके माध्यम से मैं एक्चुअली सरकार को ये जागरूक करना चाहूंगा कि जितने भी कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनका स्लीप स्टडी टेस्ट होना चाहिए। और हर कुछ सालों पर से 5 सालों पर जितने भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के गाड़ियां चला रहे हैं उनको इस टेस्ट से गुजरना चाहिए, तो अपने को पता चले कि किसी को स्लीप एपनिया है या नहीं। जी। और जो जी जी डॉक्टर। और जो दूसरी चीज होती है कि चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द रहना, सुबह उठने के बाद, वो चूंकि नींद पूरी नहीं हुई इसलिए इंसान चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करते रहता है। सुबह उठ के उसको लगता है कि और सो जाऊं, लेकिन उठ के तो ऑफिस जाना है, तो वो घर वालों पर गुस्सा करता है। पूरी उसकी जिंदगी बिल्कुल रुक सी जाती है, वो किसी तरह से अपनी जिंदगी को ढो रहा होता है और उसे पता नहीं होता है क्यों। वो डॉक्टर के पास जाता है, उसका शुगर टेस्ट करते हैं, कभी डायबिटीज उसके कारण हो सकती है, बड़ी आ सकती है। लेकिन अगर नहीं भी डायबिटीज उसकी आ रही है और कोई कारण नहीं मिल रहा है, स्टिल वो इंसान इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी स्लीप एपनिया के कारण ऑलमोस्ट रुक जाती है। जी। जिस तरह से स्लीप एपनिया हम लोग कॉमनली देखते हैं, कई बार हम ऑफिसेज में भी देखते हैं, कुछ लोग चेयर पे बैठे बैठे ही सो जाते हैं, स्नोरिंग करते हैं और काफी ज्यादा कभी कभी स्नोर कर रहे होते हैं, जो कई बार कहीं ऑकवर्ड हो जाता है और उसमें वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो यानी कई केसेस में ये अनडायग्नोस्ड रहता है ओएसए, और जिन पेशेंट्स को ये है उन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि वो ओएसए से गुजर रहे होते हैं। तो इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंटली डायग्नोसिस कैसे होता है, हमें कब डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, और उसके बाद इसके ट्रीटमेंट्स कैसे किया जाता, आप कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे आसपास, हमारे घर में अगर किसी इंसान को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं कि वो दिन में बैठे बैठे सो जा रहा है, दिन में स्नोर कर रहा है, बैठे बैठे भी स्नोर कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली ये इसकी संभावना कि उसको स्लीप एपनिया होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, काफी ज्यादा है। तो वैसे इंसान को स्लीप स्टडी की जरूरत है। स्लीप स्टडी घर पे ही हो सकती है, जो बेसिक स्क्रीनिंग स्लीप स्टडी, उसके लिए हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही हो सकती है। और काफी ऐसी कंपनी है जो घर पे ये सुविधा देती है, और उसका कॉस्ट भी 2-3 हजार रुपए है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो घर पे ही आप ऐसे इंसान के लिए स्लीप स्टडी टेस्ट एटलीस्ट करवा लें। अगर उसमें कंफर्मेशन होता है कि उसको सीवियर स्लीप एपनिया है, तो फिर उसको डॉक्टर को देखने की जरूरत है।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है या तो सीपैप मास्क लगाना जिससे वो हवा दी जाए, या तो फिर ऑपरेशन करके जो रास्ता ब्लॉक है वो रास्ता क्लियर किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी की एनाटमी में प्रॉब्लम, किसी की नाक ब्लॉक है, हड्डी टेढ़ी है, साइनस है, किसी को गले में टॉन्सिल्स बड़े हैं या तालू बड़ा है, उसके कारण अगर उसकी बार बार स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको एक सिंपल सर्जरी से, जो कि आजकल तो डे केयर सर्जरी हो गई है, और या तो एट द मोस्ट 1 या 2 दिन का एडमिशन होता है, मल्टी लेवल सर्जरी करके हम उसको ठीक कर देते हैं। स्पेशली वैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, ओल्ड नहीं है। अगर बहुत मोटा कोई इंसान है, अरे बहुत ओल्ड है, 70 साल 75 साल, उस केस में ऑपरेशन की एडवाइस नहीं दी जाती। उस केस में सीपैप ही सबसे अच्छा सोल्यूशन माना जाता है। क्योंकि अगर बहुत मोटा इंसान है तो हम ऑपरेशन करके एक लिमिट से ज्यादा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, और बहुत ओल्ड एज में ऑपरेशन के अपने कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते हैं। बट यंग इंसान जो कि इसे 30 साल 40 साल 50 साल 55 साल इस एज तक, और जो बहुत मोटा नहीं है, 60 किलो 70 किलो 80 किलो 90 किलो, ऐसे काफी लोग हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ऑपरेशन से बिल्कुल इस प्रॉब्लम से मुक्त किया जा सकता है काफी हद तक, या तो काफी आराम दिलाया जा सकता है। पूरी तरह से क्योर नहीं भी हो सकता है कई केसेस में, तो उसको इस हद तक बनाया जा सकता है कि उसकी जिंदगी पर कोई रिस्क न रहे। जी, जिस तरह से पेशेंट्स को सीपैप मशीन की जो सलाह दी जाती है, कई बार पेशेंट्स यूज करते हैं और कुछ दिनों बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि स्लीप के दौरान एक मशीन अगर आपके नाक के ऊपर लगी रहती है तो कई बार डिस्कम्फर्ट होता है। और पेशेंट जनरली, मैंने कई डॉक्टर से बात की है, उनका ये एक्सपीरियंस बताते हैं, और आप भी अपने पेशेंट्स से जनरली बातें करते होंगे, क्योंकि आप सर्जरी पर्सपेक्टिव से हैं, आप ट्रीटमेंट में सर्जरी प्रपोज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से सीपैप डिसकंटिन्यू हो जाता है डॉक्टर विकास, इस तरह के पेशेंट्स को, जैसे आपने बताया यंग हो और जो बहुत ज्यादा ओबेस नहीं हो, अगर उन्हें हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं तो उसके आउटकम्स कैसे रहते हैं, और उनके पेशेंट्स में वापस ये स्नोरिंग या वापस ओएसए के बढ़ने के चांसेस होते हैं क्या? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी की समझिए नाक की हड्डी टेढ़ी है, सिंपल, जी, उसके कारण उसकी नाक बंद है, अगर आप उसकी नाक पर ये मशीन लगाएं जो कि हवा देती रहेगी, विल इट वर्क? इट कैन नॉट, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कि कोई इंसान उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है कि अगर किसी के नाक में ब्लॉकेज है, उसकी हड्डी टेढ़ी है, उसको एलर्जी है, हम उसको सर्जिकली या तो मेडिकली ट्रीट करें सबसे पहले, ताकि उसकी नाक खुल जाए। नाक खुलेगा तो इंसान को सांस लेना ऐसे ही आराम हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी के टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, किसी की जीभ बहुत बड़ी है, तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन जैसे 2012 में मैंने समझिए इंडिया में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की जीभ छोटा करने के लिए। अच्छा, तो लेकिन उन लोगों के ऊपर सीपैप भी काम नहीं करता है, तो वैसे लोगों की जान बचाने का वही रास्ता होता है। बिल्कुल। तो आप समस्या की जड़ तक पहुंच करके, अगर प्रॉब्लम अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जी, तो सबसे लॉजिकल सॉल्यूशन तो ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना ही है ना। बिल्कुल। किसी को सेंट्रल स्लीप एपनिया है, यानी ब्रेन के कारण है। जैसे स्लीप एपनिया 2 तरह का होता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया जो ब्रेन के कारण, जी, तो वो उसको इम्पल्स ही नहीं जनरेट हो रहा है, उसको तो सीपैप ही एक रास्ता है। लेकिन किसी को और ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जी, ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने का तो सबसे अच्छा रास्ता सर्जरी है ना, कि आपने सर्जरी करके ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है ये पता लगा लिया और उसको निकाल दिया। पता कैसे लगाते हैं? हम स्लीप एंडोस्कोपी करते हैं। तो हम दूरबीन तब डालते हैं जब इंसान सो रहा होता है, तो हम इंसान को सुला करके, दवाई से सुला करके, दूरबीन डाल करके देखते हैं कि कौन सी जगह पे सांस अटक रही है। नाक का सीटी स्कैन करा लेते हैं, तो हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि किस जगह प्रॉब्लम हो रही है, और उसको ऑपरेशन से निकाल देते हैं। आज से 10 15 20 साल पहले इसके लिए व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, ये स्लीप एंडोस्कोपी थी ना, उसके लिए ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी थी। अब ये प्लाज्मा जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोट आ गया है, इससे हम वो बहुत ही आसान तरीके से, बिना एक बूंद खून के, ओके, बिना मतलब ज्यादा दर्द के, ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। और लगभग 11 साल हो गए मुझे ये करते हुए, इस पर्टिकुलर चीज में डिवोट अपने आप को करके। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिजल्ट्स हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा नहीं, मैं फिर से दोहराता हूँ, जिनका वजन बहुत ज्यादा नहीं है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 70 साल वालों के लिए या 75 साल वालों के लिए मैं सर्जरी जनरली नहीं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन जो 40 50 60 के अंदर हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका मसल टोन ठीक है, और जिनकी प्रॉब्लम्स वजन के कारण कम और एनाटमी के कारण ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मोटे नहीं है, उसके कारण उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और अगर वो 20 30 kg वेट वापस से अगर वो नहीं लेंगे, तो उनका रिजल्ट मेंटेन रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए। जी। एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगी डॉक्टर विकास। एक कॉन्फ्रेंस जो डेंटल स्लीप मेडिसिन पे हुआ था, उसमें करीब 40 लाख ऐसे पेशेंट्स थे, लोग थे, जो मोस्टली एल्डरली या ओबेस थे, और वो ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से
परेशान थे और उन्हें ये बीमारी थी। इनमें कई सारे केसेस जो थे वो अनडायग्नोस थे, यानी उन्होंने कभी भी अपने डॉक्टर्स को अप्रोच ही नहीं किया था, या इसकी उन्होंने अपनी स्लीप स्टडी नहीं कराई थी। तो जिस तरह से डॉक्टर विकास ने बहुत ही सही हमें एक एडवाइस दी कि अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो दिन में बैठे बैठे सो जा रहे हैं या स्नोर कर रहे हैं, या जिनमें स्नोरिंग काफी हद तक ज्यादा है रात के समय में, इन दैट केस उन्हें अपनी स्लीप स्टडी सबसे इंपॉर्टेंटली करानी है। अगर वो से डायग्नोस हो रहा है तो डेफिनेटली उन्हें अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है, जिसमें सर्जरी एक बिल्कुल ही एक सही है ऑप्शन, जिससे आप हमेशा से उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। इसमें एक और प्रोसीजर भी है क्या डॉक्टर विकास, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक हाइपोग्लॉसल करके एक नर्व होती है जो आपके टंग यानी आपके तालू को कंट्रोल करती है, जिससे जो आपके जो सेंसेस होते हैं, जैसे आप सांस लेना स्टार्ट करते हैं सोने के दौरान, वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो ये क्या कोई ब्रेक थ्रू है इसमें ओएसए के ट्रीटमेंट में? बिल्कुल, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अभी अपने देश में या एशिया में ही अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, आया नहीं है जी। लेकिन जैसे हार्ट का पेस मेकर होता है वैसे टंग का पेस मेकर होता है, तो ये वैसे लोगों के लिए ही यूजफुल होता है। 100 में से लगभग 5 या 10 लोगों को जीभ की प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने 2012 में इंडिया का पहला रोबोटिक सर्जरी किया था जीभ छोटा करने के लिए, क्योंकि अगर जीभ बड़ी और पीछे गिर रही है तो उसको गिरने से बचाने के लिए या तो हम अंदर से जीभ छोटा कर देते हैं, या तो उस जीभ को गिरने से बचाने के लिए आप एक पेसमेकर लगा देते हैं बाहर से, जो आपकी हर ब्रेथ के साथ वो जीभ को गिरने से रोकता है। तो इस डिवाइस का कॉस्ट लगभग $25,000 है। अपने देश के लिए थोड़ा सा अनअफोर्डेबल है, और बाकी सर्जरी और उसकी जो ये लेकर के लगभग इंपोर्ट कॉस्ट और ये लेकर के लगभग $35,000 से $40,000 का कॉस्ट इसमें, जब ये शुरू होगा इंडिया में तब आएगा। तो ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए ऐसे भी यूजफुल नहीं है, लेकिन वैसे लोग जिनको जीभ की सर्जरी की जरूरत है, वैसे लोगों को इसके थ्रू बहुत अच्छी से ट्रीट किया जा सकता है। हमारी काफी कॉन्फ्रेंसेस में हम इस पे इनके रिजल्ट्स यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं, मेरे काफी कलीग्स वहां पे कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल। आशा करते हैं कि इंडिया में भी ये जल्द से जल्द आए और खासकर कि अफोर्डेबल हो पाए। सर्जरीज जिस तरह से आप डॉक्टर विकास, आपने करीब 6,000 के करीब ऊपर सर्जरीज की है, तो सर्जरीज कितने अफोर्डेबल है इंडिया में स्लीप एपनिया के लिए? तो 6,000 सर्जरीज मैंने पूरे ईएनटी का बताया, उसमें स्लीप एपनिया की सर्जरी लगभग 1 से 1,500 के बीच में होंगी। तो एक्चुअली सर्जरी अफोर्डेबल है और मेडिक्लेम में इंडिया में कवर भी होती है। इंडिया में सीपैप कवर नहीं होता है मेडिक्लेम में, जो कि एक गलत बात है। सीपैप भी कवर होना चाहिए, क्योंकि वो भी लाइफ सेविंग डिवाइस है वैसे पेशेंट्स के जिनको सर्जरी इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। लेकिन सर्जरी स्लीप एपनिया की डिपेंडिंग हो, अगर किसी को सिंपल नाक की हड्डी की सर्जरी की जरूरत है तो आप कौन से शहर में कैसे सेटअप में कराते हैं, ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। लेकिन जहां तक जैसे टॉन्सिल की सर्जरी है, तालू की सर्जरी है, ये उससे थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है, और जीभ की सर्जरी सबसे डिफिकल्ट है, उसका सबसे ज्यादा कॉस्ट है। लेकिन फिर भी इंडिया के हिसाब से ये बहुत ही अफोर्डेबल है। किसी भी, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ा स्लीप एपनिया के कारण, उससे तो ये मतलब 1/3 1/4 से भी कम कॉस्ट में हो जाती है। इसलिए अगर अफोर्डेबिलिटी कहें तो जो स्लीप एपनिया की कॉम्प्लिकेशन है हार्ट डिजीज, उससे तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में हार्ट डिजीजेस, खासकर कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और साथ ही साथ डायबिटीज भी देखा जा रहा होता है, और डॉक्टर्स स्लीप एपनिया को ट्रीट करते हैं और उसके बाद कई हद तक ये बाकी जो आपके लाइफस्टाइल बीमारियां हैं वो भी ठीक हो पाती हैं। आई होप आई एम राइट। मैं छोटी सी एक बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जितने भी हार्ट अटैक्स और सडन डेथ्स आपने अपने इर्द गिर्द इतने सालों में सुने हैं, वो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग सुने हैं, अर्ली नाइट सुने हैं, या डे टाइम में सुने हैं? मोस्टली मैंने अर्ली नाइट सुना, मतलब सुबह सुबह जब हो रहे हैं 12 से 3 का, सुबह तो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग। हाँ, वही समय मैंने लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग। ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय तो इंसान गुस्से में नहीं है, उस समय तो इंसान किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, उस समय उसको हार्ट अटैक क्यों आना चाहिए? तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड स्टडी ये दिखा चुकी है कि इंसान सबसे गहरी नींद में कब होता है? 3 बजे 4 बजे, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, 3 बजे से 3 to 5। उसी समय सबसे गहरी नींद में सबसे ज्यादा सांस अटकती है, क्योंकि स्लीप एपनिया सबसे ज्यादा उसी समय होता है, और उसी समय इंसान की डेथ हो जाती है इसके कारण, क्योंकि सांस अटक गई। अगर ब्रेन उठाना भूल गया थोड़े समय के लिए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये स्लीप एपनिया है कि इंसान सांस अटक गई, अब ब्रेन को उठाना है उसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर। अगर ब्रेन
कोशिश करके अगर हार गया तो इंसान की कहानी खत्म। इसलिए ये स्लीप एपनिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, और सबसे कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक अटेंडेंस स्लीप एपनिया ही है, पूरे वर्ल्ड में ये प्रूवन है। अब इसकी तरफ लोग जाग रहे हैं, अभी इससे पहले इस लोगों को इस चीज का इतना पता नहीं था। जी, काफी हद तक ये नेग्लेक्टेड था, लेकिन अभी ये टॉपिक काफी लोग ये जान रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ उनका भी ये जा रहा है कि कई हद तक अगर हमारी स्लीप ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हम अपनी लाइफ में फुल्ली तो जी बिल्कुल नहीं पाएंगे। हम किसी भी जैसे सुबह उठेंगे तो हमारा चूंकि पूरा का पूरा वो जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब है, तो किसी भी काम में हम अपना प्रोडक्टिविटी भी नहीं दे पाते हैं। और सबसे हद तक ये जो आप जैसा डॉक्टर विकास ने बताया, कई बार जब सांस रुक जाती है तो ब्रेन को ये इम्पल्सेस जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन अगर आपको उस वक्त नहीं उठा पाता है तो ये काफी हद तक घातक हो जाता है। तो डॉक्टर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ट्रीटमेंट है, सर्जरी इसका एक प्रोवन ट्रीटमेंट है, क्या उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस भी हेल्पफुल होते हैं ओएसए को ट्रीट करने के लिए? लाइफस्टाइल चेंजेस तो सर्जरी के पहले आते हैं। सबसे पहला काम है लाइफस्टाइल, जो आप जंक फूड खाते हैं वो बंद करें। सी, जैसे मैंने आपको बताया कि नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है और ब्लॉक है, वो तो भगवान ने बना के भेजा है, लेकिन जो आपकी जीभ मोटी है, आपका तालू मोटा है, आप मोटे हैं, वो तो आपकी जीभ और तालू के कारण ही हो रहा है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ रहा है। जी। तो वही जीभ और तालू जो आप अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, वही जीभ तालू को बाद में कटना पड़ता है बिल्कुल उसके इलाज के लिए। तो आप अपनी जीभ और तालू पे कंट्रोल रखें। आप जंक फूड कम से कम खाएं। खाने पीने का जो आपको एक प्रेस्क्राइब पैटर्न है, एक संतुलित आहार है, वो आप लें। समय से उठें, समय से सोएं। जो आप 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए, आप उसको पूरा करें। टाइम से बेड पे चले जाएं। स्लीप हाइजीन एक वर्ड है जो आप गूगल करें, अपने पास इतना अभी समय नहीं होगा कि एक एक बात को एक्सप्लेन किया जाए, बट आप स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें और कोशिश करें कि आपके डेली रूटीन में हर चीज में एक संतुलन हो। आपके खाने से लेकर आपके काम तक में एक संतुलन हो। वो आपको पहले दिन से करना है, वजन बढ़ने ना दे। लेकिन मेरी जो सबसे ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं मेरे पास, वो नॉर्मल वजन वाले लोगों के होते हैं, जिनके एनाटॉमी में फॉल्ट है। और 30 साल 40 साल 35 साल 45-50 साल, ये एज सबसे कॉमन है। मैंने आज भी सर्जरी की है, कल भी करने वाला हूँ, ये मेरा रोज का काम है। तो वैसे लोग जिनका ना वजन ज्यादा है ना संतुलित है, वैसे लोग भी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वैसे लोगों को समझना जरूरी है कि अगर उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो किस कारण से हो रही है। अगर वो चिड़चिड़े हैं सुबह उठने के बाद, तो उनको अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है, एक स्लीप स्टडी होनी जरूरी है। और स्लीप स्टडी में अगर स्लीप स्टडी नॉर्मल भी आती है तो स्टिल दे कैन हैव अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम। जैसे कि अगर किसी की नाक ब्लॉक है तो उसको शायद स्लीप एपनिया ना आए, अगर वो पतला दुबला है, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। उसे हम अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहते हैं, कि हमारे एयरवे में रेजिस्टेंस है। ये स्लीप एपनिया के पहले वाली चीज है। और अब स्लीप एपनिया के आगे की एक और चीज है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। जैसे कि कोई इंसान अगर 150 किलो का है, 125 किलो का है, तो स्लीप एपनिया से के आगे की स्थिति होती है कि न कि केवल स्लीप में, जगह में भी उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके लेवल में बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये स्लीप एपनिया के पहले अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम जो कि यंग लोगों में होता है, और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम जो कि काफी जो जरूरत से ज्यादा ओबीज है, थोड़े ओल्ड है, उनमें होता है, जो आपने कुछ देर पहले कहा था डेंटल कॉन्फ्रेंस वाले लोगों के बारे में। जी जी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास, आप मेरी सर्कल पे आए और अपने वैसे यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर की। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो उन्हें पसंद आया होगा। एंड कीप वॉचिंग मेडी सर्कल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड टू मेडी सर्कल। थैंक यू डॉक्टर विकास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।